हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम आज डिस्कस करेंगे 7th क्लास की ही एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th ऑफ सेंचुरीज। देखो, हम लोगों ने 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की हुई थी, उसमें हम लोगों ने 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर कर लिया था। लेकिन एज वी नो 7th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं, तो ये सेकेंड एनसीईआरटी जो है हम आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो हमें इसमें क्या देखना है कि भाई हमने जब लास्ट खत्म किया था, सो वी सॉ दी गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्त वंश जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वी सॉ इट्स एवोल्यूशन, हमने इसकी आर्ट आर्किटेक्चर में जो महारत हासिल करी थी इसने, वो हमने देखी। एंड लास्ट में वी ऑल्सो सॉ दैट हाउ इट गॉट डिक्लाइंड, किस तरीके से फॉरेन हुन इन्वेजन्स की वजह से ये जो एम्पायर है हल्का सा डिक्लाइन किया। इसके अलावा बहुत इनएफिशिएंट रूलर्स यहाँ पर आए जो इस पूरे एम्पायर को आपस में बांध के रखने में सक्षम नहीं थे। तो दैट्स व्हाई गुप्ता एम्पायर वाज लॉस्ट। अब उसके बाद ये 6th सेंचुरी में सब कुछ हो रहा है। 6th सेंचुरी सीई के बाद फिर जो पूरा गुप्त एम्पायर वाला एरिया था, जहां हमने देखा था कि भाई ये पूरा इंडिया है, इस एरिया में गुप्ता एम्पायर है। यहाँ पर आपके वकाटक किंगडम्स हैं और यहाँ पर आपका पल्लव किंगडम्स हैं। पल्लव किंगडम था यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये इस पूरे एरिया में अब जब नहीं रहा है ये पूरा का पूरा गुप्त एम्पायर, तो फिर अब यहाँ पर कौन आएगा? तो यहाँ पे बहुत डायनेस्टीज आई धीरे धीरे करके। सबसे पहले जो डायनेस्टी उभर कर सामने आई वो थी आपकी हर्षवर्धन की डायनेस्टी, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी भी आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने क्या देखना है इसमें कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें हुई। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई गुप्त एम्पायर के खत्म होने के बाद कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने राज किया था इस प्रॉपर पूरे एरिया में, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की थी, टेम्पल वाइज, आर्ट वाइज, आर्किटेक्चर वाइज, लिटरेचर वाइज, और कैसे उनका डिक्लाइन भी हुआ, कैसे राइवलरी यहाँ पर आई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आएगा विच इज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। एक पर्टिकुलर सिटी पर जो है कब्जा जमाने के लिए इतने बड़े बड़े जो एम्पायर्स हैं वो लड़ रहे थे। So we have to cover that as well. इसके बाद देखेंगे that what are major changes characterized this period। यहाँ पर कैसे कैसे चीजें रही, यहाँ पर आर्ट कैसा रहा, यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी रही, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड था ये एरिया या नहीं था, कल्चरली बहुत अपलिफ्टेड था या नहीं था। सो वी हैव टू सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसके अलावा पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी जो थी उसने इंडिया को कैसे शेप किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे हमने बात की थी कि भी गुप्त एम्पायर के टाइम पे तो जो है बहुत अच्छे तरीके से नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था। काफी सारे जो लिटरेचर है वो भी लिखा गया था। पल्लव जो डायनेस्टी थी उसने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को काफी डेवलप किया। तो अब कैसे कैसे उसमें चेंज आए, या फिर अब वहीं पर ही हैं, या फिर कुछ और इन्वेजन्स हो रही हैं यहाँ पे, या कुछ और एवोल्यूशंस हो रही हैं स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स में, वो सब देखेंगे। एंड लास्ट में व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरैक्शंस ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैसे क्या इंपैक्ट पड़ा ये अपने को जानना है कि भाई बाहर के लोग आकर ही जो है हमेशा हमारी जो टेरिटरी है वो छीन क्यों लेते हैं। सो वी हैव टू कवर दैट एज वेल। ओके, सो ये 3 चीजें हमारी बिग क्वेश्चन रहेंगी चैप्टर खत्म होने के बाद, ये हमें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट। देखो, ये जो मैप है ना, ये मैप आपको समझ में आएगा व्हेन विल कंप्लीट दिस लेक्चर। आज हम लोगों ने क्या करना है कि भाई हमने ना अभी रिसेंटली देखना है कि भाई कैसे हर्षवर्धन का जो रूल है वो शुरू होता है कन्नौज वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे चालुक्यन डायनेस्टी भी आती है डेक्कन वाले एरिया में, वो सारा सब कुछ बाद में करेंगे। अभी जो है आपको ये मैप नहीं देखना है, अभी के लिए बस आपको जो छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे ध्यान रखना है ज्यादा। अगर डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है पोस्ट गुप्त एम्पायर, इसको हम कहते हैं पोस्ट क्लासिकल या लेट क्लासिकल या अर्ली मिडीवल। मिडीवल इंडिया शुरू होने वाला है जस्ट अभी, बट इट इज अर्ली मिडीवल। ठीक है, हम देखेंगे कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंशिएंट एज एंड मिडीवल एज, एंड व्हाई दिस एरा इज कॉल्ड मिडीवल एंड व्हाई दिस एरा वाज कॉल्ड एंशिएंट, वो सब देखेंगे। बट हाँ, अभी गुप्त एम्पायर ने अपनी डोमिनेंस लूज करी है। एंड कन्नौज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी उभर कर सामने आया है। ठीक है, अब कन्नौज के बारे में मतलब बहुत सारी चीजें बोली जाती है कि भाई एक ट्रेड रूट था। तो जब ट्रेड रूट है तो फिर जितने भी एरियाज में से जो भी चीजें ट्रेड होंगी वो आपके यहाँ से होकर जाएंगी, आपको टैक्स मिलेगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है फर्टाइल गंगा प्लेन्स भी इस एरिया में आपको मिलेंगे। तो जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वो काफी स्टैब्लिश्ड हैं, काफी जो है जंगल भरा एरिया है। तो यहाँ पर आपको आयरन वगैरह जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सब भी मिलेंगे, तो माइनिंग वगैरह हो सकती है इजीली।
तो ये सब चीजों की वजह से जो कन्नौज था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो धीरे धीरे डायनेस्टी उभर कर सामने आ रही है वो है आपकी हर्षवर्धन डायनेस्टी। ये हमने सारा देखा हुआ है कि भाई हर्षवर्धन डायनेस्टी आएगी, इसके बाद जो है आपके अलग अलग जो पूरा गुप्ता एम्पायर का ये पूरा पीरियड था ना, यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज उभर कर सामने आएंगी। जैसे बंगाल में पाल डायनेस्टी आ जाएगी, जो आपका कर्नाटक और ये जो डेक्कन वाला एरिया है वहां पर आपके राष्ट्रकूट्स आ जाएंगे, और जो आपका ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आएगी यहाँ पे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में, गुर्जर एंड प्रतिहार डायनेस्टी। तो ये तीन जो डायनेस्टीज हैं ये उभर कर सामने आती हैं जब गुप्त एम्पायर थोड़ा सा मतलब अपना डोमिनेंस लूज कर देता है। स्टार्टिंग में तो छोटे मोटे एम्पायर आए, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो ये तीन एम्पायर्स हैं। पल्लव किंगडम तो पहले भी था, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो काफी ये तो प्रॉस्परस है। ओके, चलो अब बात करेंगे हम लोग ये सारे एरियाज की कि भाई देखो 7th सेंचुरी के आते आते किस तरीके से चीजें चेंज हुई। जैसे यहाँ पर आई आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पर ये जो हर्षवर्धन एरिया है ये है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यहाँ है आपके राष्ट्रकूट और यहाँ पर है आपके पाल। जो पुष्यभूति डायनेस्टी है उसकी जो कैपिटल है वो है आपकी कनैकबूज या फिर कन्नौज, कुछ भी कह लो, मर्जी है तुम्हारी। पहले जो इसकी कैपिटल थी दैट वाज थानेश्वर, जिसको हम थानेसर भी कहते हैं, जो आज हरियाणा में पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार की जो कैपिटल है वो उज्जैनी है। राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल है वो है आपकी मनखेता। इसके अलावा जो पालाज हैं उनकी भी डायनेस्टी जो है इसके आसपास ये मतलब इंपॉर्टेंटली काफी जो है पाटलिपुत्र वाला ही एरिया से ये लोग गवर्न करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने जाननी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये पूरा का पूरा मैप हमें समझ में आ गया। गुप्त एम्पायर के बाद 7th सेंचुरी में ये जो डायनेस्टीज हैं वो कैसे कैसे उभर कर सामने है, ये हमारे को क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, अब हमें एक एक करके पढ़नी है ये चारों की चारों। स्टार्टिंग हम करेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी से, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ये हर्षवर्धन के बारे में बोला जाता था, जिन्होंने 606 सीई में अपनी गद्दी हासिल करी और कुछ टाइम तक यहाँ पे रूल किया, 40-45 साल तक रूल किया। एंड लास्ट में इनकी जब डेथ होती है, इनके बाद कोई भी एफिशिएंट रूलर बचता नहीं है जो इनको प्रॉपर जो इन्होंने एम्पायर बनाया था उसको अगर एक्सपैंड कर सके। दैट्स वाई इनकी डेथ के बाद दिस वर्धन डायनेस्टी जो है वो भी डिक्लाइन कर जाती है। बट उससे पहले ध्यान रखेंगे इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास कि दे बिलोंग टू ही बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी, और या फिर आप कह सकते हो वर्धन डायनेस्टी। स्टार्टिंग कैपिटल थी स्थानेश्वर या थानेसर, बाद में हो जाती है कन्नौज। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो कन्नौज से जब ये रूल कर रहे थे तो अल्टीमेटली इनका जो एम्पायर है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश का टॉप वाला एरिया, हरियाणा तक भी जो है इनका पूरा एरिया फैला हुआ था। ये कुछ कॉइन्स भी मिले हैं इनके टाइम के, सिल्वर कॉइन्स हैं जिसमें एक साइड पे हर्ष किंग बने हुए हैं, दूसरी साइड पे जो पिकॉक हैं वो बना हुआ है। तो कॉइन्स हमें मिले हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि भाई इनके टाइम की ना एक वो मिली है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब कॉपर की प्लेट पे लिखी हुई चीजें मिली हैं जो आज बांसखेड़ा है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पर मिली थी उस टाइम पे। तो वो लिखी हुई है नगरी स्क्रिप्ट में। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट हम हिंदी में हिंदी लिखने के लिए यूज करते हैं ना, तो देवनागरी से पहली जो स्क्रिप्ट थी दैट वाज नागरी स्क्रिप्ट। नागरी में कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए, देन अल्टीमेटली इट बिकेम देवनागरी स्क्रिप्ट। तो नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये पढ़ते हैं बाय माय ओन हैंड द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स श्री हर्ष। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो हर्षवर्धन के बारे में बताती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हमें बांसखेड़ा उत्तर प्रदेश में मिली थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो स्क्रिप्ट है वो नागरी स्क्रिप्ट है, ये भी ध्यान रखना। ब्रह्मी या खरोष्टी स्क्रिप्ट मत लिखाना, वहां पे हर्षवर्धन है तो हिंदी वाला एरिया, एच से हर्षवर्धन, एच से हिंदी, बट स्क्रिप्ट इज नॉट देवनागरी बट नागरी, जो अभी धीरे धीरे देवनागरी में कन्वर्ट भी होगी। ओके, सो यस, हर्ष जो थे वो बहुत अच्छे बढ़िया पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, लिखी भी इन्होंने काफी सारी जो बुक्स हैं। अब बुक्स इन्होंने बहुत सारी लिखी, जैसे रत्नावली इन्होंने लिखी, तो इन संस्कृत में लिखा है बेसिकली इन्होंने, मेन जो पूरा टेक्स्ट है ना, सो संस्कृत है ये, तो हिंदी में है, हिंदुइज्म है, और संस्कृत काफी ज्यादा पेटर्नाइज इनके द्वारा की गई। इसके अलावा जो है इनके यहाँ पर एक स्कॉलर भी थे बाण भट्ट। बाण भट्ट को जो है इन्होंने एक कादम्बरी बुक लिखी इन्होंने बेसिकली, और जो है इन्होंने हर्षचरित भी लिखी जो हर्षवर्धन की पूरी ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब ऑटो तो नहीं थी, बायोग्राफी थी बेसिकली।
सो ही ऑल्सो रोट दैट। सो कादम्बरी और हर्षचरित इन दो बुक्स के लिए जो बाण भट्ट है कि वो काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं। तो बुक्स में जब ना ऐसे मैच द फॉलोइंग में चीजें आती हैं तो फिर चीजें गलत नहीं होनी चाहिए हमारे, बिकॉज ये एनसीईआरटीज में दी हुई हैं। ठीक है, एक तो ये, इसके अलावा ये माना जाता था कि भाई जो हर्षवर्धन है ये शिव जी के भक्त हैं, क्योंकि लिखा हुआ है काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में शिव के भक्त हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है यहाँ पर बुद्धिज्म और जो अदर सेक्ट हैं उनके प्रति भी काफी रिस्पेक्ट ये दिखाते हैं। सो उस टाइम पे ना माना जाता था कि भाई अगर आप सिर्फ एक ही धर्म को मान रहे हैं तो आप अच्छे रूलर नहीं हैं, तो सभी जनता को खुश करने के लिए दिखाना पड़ता था दैट वी आर बिलीविंग इन एवरी काइंड ऑफ बिलीफ और सेक्ट। तो इससे क्या होता था, वो प्राइड फील करते थे दैट हम इतने ज्यादा मॉडर्नाइज, इतने ज्यादा लिबरल राजा हैं। तो वो एक तरीका था अपने साथ लोगों को मिला के रखने का। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट ना आज के जैसा भी नहीं था कि भाई मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुज्म को ही प्रमोट करूंगा, मैं मुस्लिम हूं तो मैं इस्लाम को ही प्रमोट करूंगा, एंड सेम गोस फॉर बुद्धिज्म एंड जैन लोग। तो उस टाइम पे सिस्टम अलग था, बहुत ऐसे बहुत ज्यादा बाइफर्केशंस नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो आप इस्लाम की कोई भी बात नहीं मानेंगे। सो अभी के टाइम पे जैसा नहीं था पिछली बार टाइम में, तो इसीलिए काफी सारे रूलर्स ने सिर्फ एक भगवान को नहीं माना बल्कि सारे बिलीव्स को प्रोटेक्शन दी, सो दैट वहां के जो लोग हैं वो बढ़िया तरीके से अपने जो विचार हैं उनको रख पाए। तो दैट वाज बेसिकली द आइडिया। ठीक है, तो अभी तो हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने। कादम्बरी की जो कहानी है वो भी क्या है, एक प्रिंस हैं जो जैनी के हैं और एक कादम्बरी हैं जो सेलेशियल बीइंग है, इनकी लव स्टोरी है बेसिकली। अब लव स्टोरी क्या है क्या नहीं है हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता हो कि भाई हाँ एक ऐसा बुक लिखी गई है जहां पर एक सेलेशियल बीइंग, मतलब एक जो धरती की नहीं है बेसिकली, वो उनके साथ जो है प्रिंस उज्जैनी के जो हैं उनकी एक लव स्टोरी है ये। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो है एक बाहर से भी पर्सन आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फायान आया था ना, जो यहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट उठाने के लिए आया था और फिर बाद में चाइनीज में उसने अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लिया था। वैसे ही हर्षवर्धन के टाइम पर आया था ज़ुआनजांग। अब इसके अलग अलग नाम है, ज़ुआनजांग कह लो या फिर आप इसको हुसैन सांग कह लो या ह्यून सांग कह लो, मर्जी तुम्हारी, जो आपके मुंह से निकलता है वो आप इसको बोले। हम जो है इसको ह्यून सांग बोलेंगे आज के बाद। ठीक है, तो ह्यून सांग यहाँ पर आया 7th सेंचुरी सीई के आसपास, और इन्होंने भी काफी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इकट्ठा किया और अपने साथ ये चाइना में ले गए, और फिर जो है चाइना में इसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड तक जो बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं उनके बारे में लोगों को अवगत करवाया। सो दैट वाज द कहानी ऑफ दिस बुद्धिस्ट मॉन्क, है ना। एक तो ये चीज, इसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें ये ना पूरा चार्ट दिया हुआ कैसे कैसे कहां पर जो है वो आए थे। अब चाइना से वो ऐसे चले हैं पूरा सेंट्रल एशिया होते हुए पूरे इंडिया में इन्होंने फिर ट्रैवल किया, जैसे फिर इंडिया में आते थे जैसे अयोध्या आए, फिर कन्नौज आए, लुम्बिनी, पटना, नालंदा, भुवनेश्वर, अमरावती, कांचीपुरम, नासिक, दोबारा ऐसे मुल्तान, एंड फिर पीछे ताशकंद होते होते दोबारा से फिर जो है बामियान से होते हुए, हिंदू कुश से होते हुए कोठान, काशगर, यहाँ से होते हुए दोबारा चाइना में एंटर कर जाते जहां से वो आए थे। ये बेसिकली ना आपको ऐसे याद रखना है कि भाई वो ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं आए थे। ह्यूआनसांग जो थे वो पूरा इंडिया घूम कर गए, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया भी घूम कर गए। सेंट्रल एशिया, चाइना वाला पूरा एरिया इनको था आइडिया, तो काफी टाइम तक ये घूमते ही रहे थे। तो इतना एरिया है, तो ये सिटी विजिटेड है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट विच टाइप ऑफ सिटीज वर विजिटेड बाय ह्यूआनसांग, तो सिर्फ नॉर्थ वाली नहीं ध्यान रखनी है, प्रयागराज, मथुरा, कन्नौज, उज्जैनी वगैरह, बल्कि ये अमरावती, कांचीपुरम, नासिक, इनके बारे में, भरूच के बारे में भी ध्यान रखना है सब कुछ। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा बात करेंगे कि भाई जब ह्यूआनसांग यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। इनके आने की खुशी में एक जो काउंसिल है वो बिठाई गई थी, एक असेंबली बिठाई गई थी, और तभी जो है जब उन्होंने ह्यूआनसांग ने ना जो अपने यहाँ सब कुछ लिखा कि मैं यहाँ गया वहां गया, है ट्रेवलॉग जो हम बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये हर्षवर्धन के टाइम पे कन्नौज सिटी थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, एंड अल्टीमेटली ये भी देखा गया कि भी जो हर्ष है वो बहुत ही जस्टिस करने वाले रूलर हैं, एनर्जेटिक रूलर हैं, जिन्होंने बहुत वास्ट आर्मी क्रिएट करके रखी है और मिलिट्री कैंपेन्स में इनकी एंगेजमेंट रहती है। तो ये सब उन्होंने लिखा उनके बारे में। इसके अलावा ये बताया गया कि भाई ये जो हर आने वाले 4-5 सालों में जो है
प्रयाग जो एरिया जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, वहां पर जो है एक बढ़िया सी जो असेंबली है वो भी रखवाते हैं, जहाँ पर ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट को और जो पुअर लोग हैं उनको दान वगैरह दिया जाता है। तो ये सब जो है उनके बारे में लिखा ह्वेनसांग ने। तो इनको बहुत ही जस्ट, पीसफुल एक जो राजा है उसके तौर पे इन्होंने प्रस्तुत किया था। ओके, अब इसके अलावा जो है हर्ष ने चाहा था कि भाई मेरा जो एरिया है वो काफी साउथ तक भी फैले, बट जैसे ही वो नर्मदा नदी को क्रॉस करके डेक्कन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर इनको मिल जाते हैं चालुक्य डायनेस्टी के पुलाकेशिन II, और उनसे बहुत बुरे तरीके से ये हारते हैं एंड अल्टीमेटली जो है ये फिर नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो चालुक्यन डायनेस्टी ऊपर नहीं आई है, बल्कि हर्ष जो है अपने एरिया में बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाई होकर रह गए हैं। इंस्क्रिप्शंस ये भी दिखाती हैं कि भाई ये जो हर्षवर्धन डायनेस्टी है, हर्षवर्धन डायनेस्टी है बेसिकली आसाम का कामरूप किंगडम, याद होगा आपको, उनके साथ इनके बढ़िया रिलेशनशिप्स थे, तो काइंड ऑफ एन अलाइज थे ये। ठीक है, तो एक टेराकोटा सील मिला है नालंदा में जो ये दिखाता है कि भाई जो वर्मन डायनेस्टी है जो कामरूप किंगडम की थी, वो थे अलाई ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में जानने की हमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये 606 CE से लेके 647 CE तक इन्होंने राज किया। इनके बाद एफिशिएंट रूलर्स नहीं आए, तो फिर किंगडम जो है पूरा बिखर गया, और फिर धीरे धीरे जो है कई छोटे छोटे जो राजा हैं उन्होंने राज किया यहाँ पे, जैसे आयुध डायनेस्टी के राजा थे या और सारे डायनेस्टीज आई, तो बहुत धीरे धीरे जो है चीजें मतलब बदलती चली गई। ओके, अब बात आती है कन्नौज से ही वो पूरा रूल कर रहे थे हर्षवर्धन जो है पूरे के पूरे मतलब पूरी डायनेस्टी को। तो अब कन्नौज के ऊपर किसका राज रहेगा? कन्नौज के ऊपर राज करने के लिए जो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हमने जो 3 करी थी अभी, इनके बीच चला ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। 647 में जब उनकी डेथ हुई तो कन्नौज के ऊपर कौन राज करेगा, गुर्जर प्रतिहार, पालाज या राष्ट्रकूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कन्नौज पे राज करेगा बेसिकली क्या होगा, ही विल बी द किंग ऑफ दिस नॉर्थ इंडिया। फर्टाइल गंजेटिक प्लेन्स हैं, मेजर ट्रेड रूट्स हैं, तो ये खास बात है कन्नौज की। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो है ज्योग्राफिकल एडवांटेज काफी ज्यादा है इस पूरे एरिया के पास। सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। अब अगर स्टार्टिंग में हम बात करें पालाज की बात करते हैं, द पाल वंश, पाल डायनेस्टी। जो पाल डायनेस्टी है हर्ष की डेथ के बाद जो बंगाल है बहुत ही टर्मोइल में था। धीरे धीरे जो है कुछ सेंचुरी बाद जो गोपाल हैं वो बने आपके फर्स्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी। ये रहे गोपाल इन 750 CE became the first king of Pal dynasty and he was responsible for restoring the stability again in that area. So गोपाल became the first ruler, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके बाद जो धर्मपाल आए, इन्होंने काफी ज्यादा इस एम्पायर को एक्सपेंड करवाया। और जो धर्मपाल है वो फेमस भी किस लिए हैं, क्योंकि इन्होंने महायान बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दिया। ठीक है, तो महायान स्टार्टिंग वाला हीनयान है जहां पर हम लोग सिंबल्स की पूजा करते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर मूर्ति पूजा करते हैं महायान बुद्धिज्म में। तो उनको उसको प्रमोट करने के लिए फेमस है ये। इन्होंने यूनिवर्सिटीज का भी निर्माण करवाया, जिसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आज के बिहार में है। इसके अलावा जो है सोमपुर डायनेस्टी है जो आज के बांग्लादेश में है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये सोमपुर और विक्रमशिला डायनेस्टी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? धर्मपाल ने बनवाई थी। तो पाल शासक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी पैट्रोनेज दिया, मतलब गुप्ता एम्पायर के बाद हर्षवर्धन ने भी इसको बना के रखा हुआ था, बट जो पाल राजा हैं उन्होंने भी नालंदा को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया। जो पाल एम्पायर है वो फ्लरिश किया काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरनल ट्रेड भी था और साथ में इनके साथ मैरिटाइम ट्रेड करने का भी ऑप्शन था, क्योंकि बंगाल वाले एरिया में ना तो ये पूरा का पूरा कोस्टल सिटी लगता है पूरा। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड भी था और मैरिटाइम ट्रेड भी था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है ये प्रॉस्परस माने जाते थे पूरे एरिया में। ठीक है, एक तो ये। इसके अलावा जो है कन्नौज पे इन्होंने काफी ज्यादा टाइम तो राज नहीं किया, लेकिन 20-25 साल किया, 785 CE टू 815 CE। तो स्टार्टिंग में कन्नौज पे किसका रूल रहा? पाल वंश का। ठीक है, तो इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में ना कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, बस हल्का सा याद रख लेना। स्टार्टिंग में जो है पाल राजाओं के पास ये कन्नौज सिटी था। महायान बुद्धिज्म के लिए फेमस है, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए फेमस है और ये सारी चीजें। इसके अलावा जो है इसमें विक्रमशिला के बारे में बताया हुआ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई 8th सेंचुरी के आसपास बनी थी, गंगा के ही किनारे पर बसी हुई थी, जिसमें 6 कॉलेज, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी, बहुत कुछ था।
और यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो है आपको द्वार पंडित के साथ जो है वार्तालाप करना पड़ेगा, जो ये टेस्ट करेगा कि भाई ये पर्सन जो है वो लायक है भी या नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए, पढ़ने की कुछ कैपेसिटी है भी दिमाग में या नहीं है। सो द्वार पंडित जो स्कॉलर गेट कीपर इसको कहते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा टेस्ट लिया करते थे, ठीक है, कि भाई आप सीखने के जिज्ञासु या क्यूरियस हैं भी या नहीं है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी माना जाता है कि भाई इनके एक प्रोफेसर थे जो कि तिब्बत गए थे, तो तिब्बत और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो भी काफी पता लगते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस कि भाई यहाँ के जो एक टीचर थे वो गए थे तिब्बत, जिन्होंने अपने पूरे संस्कृत वाले जो काम थे वो तिब्बतन में ट्रांसलेट करवाए एंड अल्टीमेटली जो वज्रयान बुद्धिज्म है उसके को फेमस करने में काफी ज्यादा इनका एक रोल प्ले रहा। अब आपको बुद्धिज्म के 3-4 नए वर्जन दिखे होंगे, एक कहीं पर हम लोग यूज कर रहे हैं महायान बुद्धिज्म, कहीं मैं बोल रही हूँ हीनयान बुद्धिज्म, और कहीं पर हम बात कर रहे हैं वज्रयान बुद्धिज्म की, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग सेक्ट हैं बुद्धिज्म के अंडर ही। कोई जो है हीनयान बुद्धिज्म जो है सिर्फ सिंबल्स की वर्शिप में मानता है, ये जो है आइडल वर्शिप में मानते हैं। वज्रयान बुद्धिज्म जो है थोड़ा सा तांत्रिसिज्म ऑफ बुद्धिज्म के अंडर आ जाता है, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। बट हाँ ये है कि काफी ज्यादा प्रमोशन जो है वो इस वजह से यहाँ पर मिला वज्रयान बुद्धिज्म को फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया थ्रू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो मतलब काफी फ्लरिश कर रही थी, 8th सेंचुरी से लेकर काफी 12वीं सेंचुरी तक इसने फ्लरिश किया, लेकिन बाद में जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने इसको पूरा डिस्ट्रॉय करा और प्लंडर कर लिया, सब कुछ लूट के यहाँ से ले गए। सो खिलजी डायनेस्टी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड प्लंडरिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां से शुरू होता है आपका दिल्ली सल्तनत का डिस्ट्रक्शन का पूरा एक पाथ, जिसे हम कहेंगे मिडीवल इंडिया, ठीक है। तो दिस इज योर पाल डायनेस्टी। कन्नौज कब से कब तक था इनके पास, गोपाल जो है किस तरीके से अपना रूल बनाते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी को रिस्टोर करते हैं, काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। धर्मपाल कौन से बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं या कौन सी उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई है, सो दैट थिंग आर इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार आज के गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में है, और 815 तक तो पालों के पास था ना कन्नौज, अब आ जाता है ये गुर्जर प्रतिहारों के पास। 816 से लेकर 1018 सी तक, मतलब लगभग 200 साल तक जो कन्नौज की ओनरशिप है, कन्नौज का जो प्रॉपर परमानेंट कंट्रोल है, दैट वाज इन द हैंड ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। अब जो है 8th सेंचुरी सी में ये डायनेस्टी बनी थी धीरे धीरे करके, जैसे वो धीरे 7th सेंचुरी में आए थे पाल शासक, वैसे ही ये 8th सेंचुरी में आए हैं इन वेस्टर्न इंडिया। और ये किसने एस्टैब्लिश करी है, नागभट्ट वन ने। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पालों के लिए आपने गोपाल नाम ध्यान रखना है, गुर्जर प्रतिहारों के लिए आपने ध्यान रखना है नागभट्ट वन, क्योंकि इनके जो स्टार्टिंग के रूलर्स हैं ना ये बड़े फेमस है। कई बार क्वेश्चन जनरली वैसे आ जाता है कि भाई ये डायनेस्टीज इनके फाउंडर्स के नाम इनके साथ मैच कर दो, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा इनको बहुत फेम मिला क्योंकि इन्होंने जो अरब इन्वेजन था पूरे वेस्टर्न इंडिया में उसको यहाँ से निकाल दिया था। सो ही बिकेम फेमस फॉर दीज थिंग्स कि भाई इन्होंने इन्वेजन नहीं होने दिया। स्टार्टिंग में जिनकी कैपिटल थी दैट वाज भीलामल्ला, जो आज भीनमल है वेस्टर्न राजस्थान में, बट अल्टीमेटली उज्जैनी बन गई थी इनकी कैपिटल। सो भीलमाला से उज्जैनी, और कन्नौज पे भी कंट्रोल था, बट कन्नौज वाज नॉट द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, उज्जैनी वाज द कैपिटल, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 9th सेंचुरी में एक राजा हुए प्रतिहार रूलर किंग भोज, जिन्हें मिहिर भोज भी हम लोग कहते हैं। सो भोज है वो डिवोटी ऑफ विष्णु थे। जैसे पाल राजा जो थे वो, जैसे हर्षवर्धन जो थे वो शिव के भक्त थे, जो पाल राजा थे वो आपके वज्रयान बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले थे। वैसे ही जो किंग भोज हैं गुर्जर प्रतिहार, ये मानते हैं विष्णु में या उनके अवतारों में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा टू दिस मध्य प्रदेश वाला एरिया, सौराष्ट्र, गुजरात, ये कन्नौज, ये सारा एरिया इनके अंडर आता था। एंड ही वाज आल्सो नोन एज मिहिर, अ नेम ऑफ द सन, और आदि वराह, he was one of the अवतार ऑफ विष्णु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार हैं काफी ज्यादा इन्होंने कन्नौज पे रूल एस्टैब्लिश करके रखा, एंड अल्टीमेटली कन्नौज वाज डिस्ट्रॉयड बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स,
तो अल्टीमेटली जो राष्ट्रकूट है उनके पास वो चला गया और धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए इनके पास रहा। एंड अल्टीमेटली जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने सिटी को इन्वेड किया एंड अल्टीमेटली द होल सिटी गॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि मतलब राष्ट्रकूट ने प्लंडर किया था, बेसिकली लूटा था, रूल तो नहीं किया इसके ऊपर कि भाई परमानेंट कैपिटल ही अपनी इसको बना लिया, क्या परमानेंट सेंटर ही इसको बना लिया, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने प्रॉपर पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट कन्नौज इज नो लॉन्गर अ मेजर ट्रेड रूट और द फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सब कुछ अब डिस्ट्रॉय हो चुका है थैंक्स टू द महमूद ऑफ गजनी इन 1018 CE। ओके, सो दिस इज योर गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे थे, इनकी कैपिटल क्या थी एंड किसके भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। तो ऐसे कुछ डायनेस्टीज के याद रखने हम लोगों ने, विष्णु या उनके अवतारों की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट बड़े फेमस है। 8th सेंचुरी CE में दंती दुर्ग थे जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट रूलर बने, जिन्होंने डेक्कन में चालुक्य का रूल हुआ करता, चालुक्य डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, तो उसको हटा दिया वहां से एंड अल्टीमेटली दे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम देयर। बड़े फेमस हैं ये। उसके बाद जो है इनका बिल्कुल पावर सेंटर कर्नाटक में शिफ्ट हुआ विद देयर कैपिटल मान्यखेड़, जिसको हम मालखेड़ा भी कहते हैं आज। ठीक है, कर्नाटक वाले एरिया में ही है ये। एक तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दंती दुर्ग ने कन्नौज पे भी अटैक किया, थोड़े बहुत टाइम के लिए उसको रखा, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट दी परमानेंट कैपिटल जस्ट लाइक पालाज एंड दीज गुर्जर प्रतिहार। तो मेन जो है गुर्जर प्रतिहार जीते थे कन्नौज के केस में, 200 साल तक उन्होंने अपने पास रखा था उसे एज परमानेंट सेंटर, बट ये लोग नहीं रख पाए। और एक तो ये, तो राष्ट्रकूट कहाँ थे कहाँ नहीं थे अपने को पता लग गया, थोड़ा बहुत कन्नौज पे भी इनका मतलब रहा ओनरशिप, बट बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। अब अगर आप देखोगे कन्नौज पे काफी सारी जो तीनों डायनेस्टीज हैं वो लड़ रही हैं, बट फिर भी ना पीस एस्टैब्लिश्ड है थोड़ा थोड़ा। लिटरेचर फेमस हो रहा है, जो आर्ट है वो फेमस हो रही है, जो टेम्पल्स हैं वो भी बन रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टेम्पल मेकिंग इज योर कैलाश नाथ टेम्पल। देखो ये कैलाश नाथ टेम्पल, जिसको आप कैलाश टेम्पल भी कहते हैं ना, एलोरा केव्स में है ये। तो ये बना हुआ है, देखो ये प्रॉपर पूरा से पत्थर हुआ करता था, तो इसको ऊपर से लेके नीचे तक काटा गया है और लास्ट में पूरा मंदिर बनाया गया। तो लोग कहते हैं कि भाई ये ना मंदिर नहीं, ये स्कल्पचर है, ये मूर्ति है बहुत ही जाइजेंटिक। तो ऐसे टॉप टू बॉटम मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो राष्ट्रकूट किंग जो कृष्ण वन थे उन्होंने इसको बनवाया था, और काफी ऐसा मतलब माना जाता है कि भाई अगर आज की टेक्नोलॉजी भी लगा दी जाए ना, यू कैन नॉट मेक दिस टेम्पल। इतना ज्यादा बढ़िया कार्विंग यहाँ पे की हुई है, हर चीज में मतलब कोई गलती ही नहीं है कार्विंग में, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायनेस्टी ने काफी फेमस किया कैलाश मंदिर को। बट जो राष्ट्रकूट है वो सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं मानते थे, हिंदुज्म में नहीं मानते थे, बल्कि जैन, बुद्ध, हिंदू, इन सब के थॉट्स को भी ये प्रेफरेंस देते थे। और इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, इन सभी लैंग्वेज का इन्होंने पैट्रोनाइज किया था इनको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा राजा कैसा। राष्ट्रकूट जो है कैलाश मंदिर बनवाया, तो ऑब्वियसली हिंदुज्म के भक्त तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे बुद्ध और जैन के भी लोग मतलब खिलाफ नहीं है। बुद्धिज्म जैनिज्म ना मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भाई तुम्हारी बातें हम नहीं मानेंगे, कभी कॉन्फ्लिक्ट रहा ही नहीं हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो जो राजा हिंदुज्म को प्रमोट करता है वो बुद्धिज्म जैनिज्म को कभी ऐसे नहीं करता कि तुम्हारी मैं शक्ल देख के भी राजी नहीं हूं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। भले ही वो उनको केव्स ना बना के दे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनको वहां से भगाएगा भी नहीं। तो दैट्स हाउ दीज किंग ट्राइड टू काइंड ऑफ एनकम्पास ऑल द बिलीव्स विद इन दैट रीजन, सो दैट कोई किसी पर्सन को बुरा ना लगे। सो दीज आर योर राष्ट्रकूट किंग। ठीक है, और लास्ट में 9th सेंचुरी में जो है एक अमोघ वर्ष भी आए थे, जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया नृपतुंग। ये टाइटल इन्होंने अपने आप को दिया, विच वॉज मेंट द पीक ऑफ किंग्स। जितने भी राजा हुए उन सब में जो सबसे ज्यादा पीक पर राज्य को लेकर गया, दैट वॉज अमोघ वर्ष 1। ठीक है, जिसको हम जैन किंग के नाम से भी कई बार जानते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो है जैनिज्म के ये मतलब प्रमोशन में थे। एंड ही इज ऑल्सो पैट्रनाइजिंग हिंदू टेम्पल, जैसे हमने पहले ही बात करी, और संस्कृत प्लस कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेज को काफी प्रमोशन मिला है यहाँ पे। एक तो कन्नड़ तो वहां की लोकल लैंग्वेज थी ही, साथ में जो संस्कृत है वो थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुइज्म को भी प्रमोशन काफी ज्यादा मिल रहा है। ओके, सो दीज आर योर राष्ट्रकूट किंग्स। सो वी हैव स्टडीड दैट किस तरीके से ये पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में कन्नौज को लेने के लिए लड़ रहे थे, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो पीस थी वो स्टैब्लिश थी यहाँ पे।
ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में एडवांस कोर्सेज में कि कैसे कैसे और डिटेल्स में जानना है इनके राजाओं के बारे में, और उन्होंने कैसे कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसे एरिया में इनका ऑक्यूपेशन आया, तो वो सब चीजें हम करेंगे। बट एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जब हर्षवर्धन डायनेस्टी थी तो आसपास ये पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रेजेंट थे, एंड दे फॉट ओवर दिस कन्नौज सिटी, जिसको हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने कश्मीर वाला एरिया भी डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे और ना, भी काफी इंडिया टूट चुका है आफ्टर गुप्त एम्पायर, तो फिर कौन कैसे कहां पर रूल कर रहा है, किसकी क्या सारी खासियत बातें हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, अभी के लिए आप लोगों ने ये पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो हर्षवर्धन डायनेस्टी है उसको एक बार देखना है, एरियाज को पहचानो कहां पर है कहां पर नहीं है, ये हम टाइमलाइन वाइज चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी रह जाएगा। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।